आज हम लोग बात करेंगे सीआरपीसी की एक अहम प्रोविजन है, यानी बहुत ही आवश्यक टॉपिक है, समन मामला एंड वारंट मामला। ठीक है, इससे संबंधित बातें इस कारण से की जाएगी कि अक्सर लोगों के पास न्यायालय के द्वारा सम्मन जाती है और वो बहुत ही घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, इस मामले में क्या होगा। तो इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि सम्मन मामला होता क्या है, वारंट मामला क्या होता है, इन दोनों के मध्य डिफरेंस क्या है, सम्मन मामला और वारंट मामले का विचारण किस प्रकार से की जाएगी और क्या सम्मन मामले में वारंट भेजा जा सकता है या वारंट मामले में सम्मन भेजा जा सकता है। इन सभी बिंदुओं पर, पहलुओं पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले सम्मन मामले एंड वारंट मामले को जानने से पहले सम्मन क्या है और वारंट क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो सम्मन क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सम्मन न्यायालय के द्वारा बुलावा पत्र है। सीधा सा, जाहिर सी सीधा सा बात कहा जा सकता है कि सम्मन न्यायालय के द्वारा बुलावा पत्र है जो कि उस व्यक्ति के नाम से भेजा जाता है जिसको न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए कोई नियत तिथि निर्धारित की जाती है। इसके जस्ट अपोजिट वारंट जो होती है वह न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति के नाम से न भेज करके उस क्षेत्र के जो थाना होते हैं उनके कंसर्निंग थाना अध्यक्ष के नाम से भेजा जाता है और उनको यह आदेशित किया जाता है न्यायालय के द्वारा कि अमुक व्यक्ति को जिसका वारंट में नाम है उस व्यक्ति को न्यायालय में अरेस्ट करके उपस्थित करे। ठीक है, तो ये सम्मन और वारंट के मध्य एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस था और इन दोनों का डिफिनेशन था। इसके बाद हम लोग चलते हैं सम्मन की मामला क्या है और वारंट मामला क्या है। तो सम्मन मामला कहने का अर्थ ऐसा केस जिसमें सम्मन इशू किया जा सकता है और वारंट मामला कहने का अर्थ ये हुआ सीधा सा कि ऐसा मामला जिसमें वारंट इशू किया जा सकता है। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस की बात करते हैं तो और इन दोनों की परिभाषाओं की बात करते हैं। तो सीआरपीसी की सेक्शन 2W के अंतर्गत सम्मन केस की जो प्रोविजन यानी डिफिनेशन दी गई है और इसके बाद 2X में वारंट केस के बारे में डिफिनेशन दिया गया है जो कि डिफिनेशन के अंतर्गत कहता है कि सम्मन मामला ऐसा मामला है जो कि वारंट मामला नहीं है। यानी यह कहने से सीआरपीसी के डिफिनेशन क्लॉज में यह बात बता देने से इसका उद्देश्य और यह क्या है यह क्लियर नहीं हो पाता है। इसके लिए हम लोग वारंट मामला की तरफ चलते हैं। तो वारंट मामला के अंतर्गत कहा गया है कि ऐसी मामला जिसका पनिशमेंट यानी कि जिसका दंड मृत्युदंड, आजीवन कारावास या से लेकर 2 वर्ष तक का कारावास से यानी कि 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध को वारंट मामला कहा जाता है। तो इस बात से यह क्लियर हो जाता है कि सम्मन मामला क्या है। तो सम्मन मामला कहने का अर्थ है ऐसी मामला जिसका पनिशमेंट जो है 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम सिर्फ और सिर्फ जुर्माने तक से दंडनीय है, तो वह मामला क्या हो जाएगा, तो सम्मन मामला हो जाएगा। जैसे एग्जांपल दैट देखते हैं, सम्मन मामला के अंतर्गत आता है विधि विरुद्ध जमाव जो कि सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत दिया गया है। बलवा के बाद सिंपल हार्ट, इन सभी मामले को सम्मन मामला के अंतर्गत रखा गया है। इसका कहने का सेंस ये हुआ कि इन मामलों में न्यायालय वारंट इशू नहीं कर सकती है। न्यायालय क्या नहीं करेगी, वारंट के जगह पर वह क्या इशू करेगी, तो सम्मन भेजेगी। इसके जस्ट अपोजिट हम लोग देखते हैं वारंट मामला। वारंट मामला कहने का सेंस ये हुआ कि ऐसी मामला जिसका पनिशमेंट यानी कि पनिशमेंट क्या है, तो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है। तो इन मामलों में क्या करती है, तो न्यायालय सम्मन न इशू करके वारंट इशू करती है क्योंकि यह मामला वारंट मामला कहा जाता है। जैसे कि अब कौन कौन से, तो इन दोनों के मध्य जो डिफरेंस की बात करते हैं तो दोनों में क्या है, तो पनिशमेंट को लेकर, पनिशमेंट यानी कि दंड को लेकर, तो सम्मन मामला के अंतर्गत कहा गया कि 2 या लेस देन यानी कि 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम, और यहां पर हो गया 2 और मोर देन 2 से अधिक, 2 वर्ष से अधिक, यानी कि मुख्य जो डिफरेंस है वह पनिशमेंट को लेकर है।
पनिशमेंट के बाद हम लोग बात करते हैं नेचर को लेकर। तो सम्मन मामले के अंतर्गत सम्मन मामले से जो रिलेटेड अपराध होती हैं उसका नेचर क्या होता है, तो वह सिंपल नेचर का होता है, यानी कि गंभीर प्रकृति की नहीं होती है। और यहाँ जो वारंट मामले के अंतर्गत है यह गंभीर प्रकृति के अपराध होती है। जैसे गंभीर प्रकृति के अपराध में हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे हत्या हो गया, लूट हो गई, डकैती हो गई। डकैती के बाद हम लोग बात करते हैं तो हत्या सहित डकैती हो गई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बलात्कार हो गए। इन सभी मामलों में न्यायालय वारंट इशू करती है। कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है कि यह जो अपराध है वह एक गंभीर प्रकृति की यानी हीनियस प्रकृति की ऑफेंस है। यह अपराध तो उस पर्सनली उस व्यक्ति के साथ माना ही जाता है, लेकिन उस व्यक्ति के अलावा यह स्टेट के विरुद्ध भी है, क्योंकि स्टेट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे समाज में क्या करे, तो शांति व्यवस्था कायम रखे। ठीक है, अब यहां पर आ जाता है कि क्या सम्मन मामले और वारंट मामले के बीच में हम लोग डिफरेंस करते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं कि किन मामलों में वारंट भेजा जा सकता है या नहीं। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा मामला है जिसमें एक से अधिक सेक्शंस जो लगे हैं, जो धाराएं लगे हैं, वो सभी सम्मन केस की है, लेकिन एक जो धारा है वह वारंट केस की है, तो उनमें क्या होगा, यानी सम्मन भेजा जाएगा न्यायालय के द्वारा या वारंट भेजा जाएगा। तो ऐसे में कहा जाता है कि पूरी मामला में यदि पूरी सम्मन मामले की जो केस है, वाद है, उस वाद में अगर एक भी सेक्शन ऐसा है जिसमें वारंट मामले से रिलेटेड, वारंट से रिलेटेड धाराएं जुड़ी हुई है, तो वह पूरा मामला जो हो जाएगा वह वारंट मामला हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सम्मन मामले और वारंट मामले की प्रकृति को लेकर। तो प्रकृति के आधार पर इसकी ट्रायल से भी रिलेटेड बात की गई है, जो कि वारंट मामले की जो ट्रायल है वह क्या है, तो 238 टू 250 यानी कि चैप्टर 19 के अंतर्गत बताई गई है। कौन सा चैप्टर, तो चैप्टर 19 238 टू 250 यानी 250, ये है वो वारंट मामले के ट्रायल से रिलेटेड है। अब हम लोग सम्मन मामले की बात करते हैं, तो सम्मन मामले का चैप्टर 20 है और सेक्शन 251 टू 251 टू 259 259 ये जो है वह सम्मन मामले के ट्रायल की बात करती है। इन दोनों के ट्रायल को अलग अलग रखने का क्या कारण है, इसके लिए देखते हैं। तो सम्मन मामले की जो ट्रायल होती है वह संक्षिप्त प्रकृति की होती है, यानी उसका निस्तारण तो जल्द हो जाता है। और वारंट मामले की जो प्रकृति होती है, जो ट्रायल की प्रकृति होती है, वह दुरूह एवं लंबी होती है। यह दुरूह और लंबी होने का ऑब्जेक्ट क्या है, कारण क्या है, इसके बारे में लोग बात करते हैं। क्योंकि यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर गलत इल्जाम लगा करके फंसा दिया गया हो और उसको दोष सिद्ध कर दिया जाए। यदि संक्षिप्त विचारण के आधार पर देखा जाएगा तो उसके साथ जो क्षति हुई है वह अपूरणीय क्षति होगी। यही कारण है कि उसको बचाव का, यानी अभियुक्त को वारंट मामले में बचाव का पूरा अवसर दिया जाए। यही कारण है कि इसकी जो प्रक्रिया होती है वह लंबी होती है। अब सम्मन मामले के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं, तो सम्मन मामले का परिणाम जो होता है, जो लास्ट होता है, वह क्या होता है, या तो दोष सिद्धि होती है या तो दोष मुक्ति होती है। यह दो ही परिणाम निकल कर आता है। लेकिन वारंट मामले के अंतर्गत यह दो परिणाम के अलावे भी परिणाम होते हैं, जिसको हम लोग डिस्चार्ज कहते हैं, यानी उन्मोचन कहते हैं। तो दोष सिद्धि और दोष मुक्ति और डिस्चार्ज पर हम लोग बात करते हैं। तो दोष सिद्धि कहने का अर्थ है उस व्यक्ति के विरुद्ध दोष सिद्ध हो गया तो वह सजा पाएगा। यदि उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया तो वह दोष मुक्त हो जाएगा। लेकिन यहां पर डिस्चार्ज की एक बात करती है, वह डिस्चार्ज क्या है, तो डिस्चार्ज है कि न्यायालय के समक्ष जब वाद आता है और प्राइमा फेसी फर्स्ट ऑफ ऑल उसको न्यायालय को उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी आरोप नहीं सिद्ध होता प्रतीत होता है, तो ऐसी मामले में न्यायालय उस व्यक्ति को क्या कर देती है, तो डिस्चार्ज कर देती है। अब डिस्चार्ज करने का अर्थ है कि उन्मुक्त कर देती है। अब यहां पर उन्मुक्त कहने का सेंस ये नहीं है कि उन्मुक्त होने से वह मामला खत्म हो गया, ऐसी नहीं है। यदि उसके विरुद्ध कोई अन्य साक्ष्य आता है तो फिर वह मामला चालू हो जाएगा और चलेगी। ठीक,
अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि क्या सम्मन मामले में वारंट जारी किया जा सकता है या वारंट मामले में सम्मन जारी किया जा सकता है। तो यह जो पावर दी गई है वह जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दी गई है सेक्शन 204(1)(b) के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेक्शन 204(1)(b) के अकॉर्डिंग पावर दी गई है। यह एक जनरल रूल है कि सम्मन मामले के अंतर्गत सम्मन और वारंट मामले के अंतर्गत वारंट जारी की जाती है। लेकिन जनरल रूल की एक्सेप्शन की बात करते हैं तो एक्सेप्शनल है कि सेक्शन 204(1)(b) यह बात करता है कि यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है, लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि अमुक व्यक्ति जिसके विरुद्ध सम्मन केस है लेकिन उसको सम्मन भेजने से कोई फायदा नहीं है, क्या, क्यों? क्योंकि वह हैबिचुअल ऑफेंडर है या इस प्रकार की उसकी आदतन अपराधी है या वह न्यायालय से भागने का प्रयत्न करेगा, तो ऐसी स्थिति में सम्मन मामले में भी न्यायालय वारंट जारी कर सकती है। लेकिन अब वारंट मामले में भी सम्मन जारी करने की बात करती है तो वारंट मामले में सम्मन जारी करने की बात करते हैं तो ऐसा न्यायालय को प्रतीत होता है कि वह एक रेपुटेशन वाला पर्सन है, वह एक बहुत ही मान मर्यादा और प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसको, तो ऐसी स्थिति में या वह न्यायालय क्या कर सकती है, तो उस व्यक्ति को के विरुद्ध वारंट न जारी करके सम्मन जारी करती है। अब यह वारंट न जारी करके सम्मन जारी करना और सम्मन न जारी करके वारंट जारी करना, यह प्रोविजन जो है वह सीआरपीसी की सेक्शन 87 के अंतर्गत बताया गया है कि न्यायालय वारंट के जगह पर भी सम्मन और सम्मन के जगह पर भी वारंट जारी कर सकती है। ये बात हो गई। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सम्मन मामले एंड वारंट जो मामले हैं, जो दोनों केसेस हैं, इन दोनों के मध्य डिफरेंस क्या है। तो हम लोग पॉइंट नंबर फर्स्ट पर बात करते हैं तो नेचर की बात करते हैं, यानी इन दोनों के मध्य जो प्रकृति है वह किस प्रकृति की अपराध होती है। तो सम्मन मामले के अंतर्गत जो अपराध की प्रकृति होती है वह आसान प्रकृति की होती है, यानी कि सिंपल नेचर होता है केस का। अब वारंट मामले की देखते हैं तो वारंट मामले के अंतर्गत जो प्रकृति होती है वह गंभीर प्रकृति की होती है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सम्मन एंड वारंट मामले का, उसके अंतर्गत बात करते हैं वह है इम्प्रिजनमेंट को लेकर, यानी कारावास को लेकर। तो कारावास के अंतर्गत कहा जाता है कि सम्मन मामले के अंतर्गत 2 वर्ष तक या 2 वर्ष से कम, यानी सिर्फ जुर्माने तक से दंडनीय अपराधों में को सम्मन मामलों के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन इसके विपरीत वारंट मामला को देखते हैं तो वारंट मामले के अंतर्गत क्या बताया गया है कि 2 वर्ष से अधिक वो उम्र कैद, आजीवन कारावास तक के सजा से दंडनीय जो अपराध होते हैं वह वारंट मामले के अंतर्गत आते हैं। अब इसकी हम लोग ट्रायल के अंतर्गत बात करते हैं, जो कि हमने आपको अभी बताया है ट्रायल क्या होगी। तो सम्मन मामले की जो प्रक्रिया होती है वह संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्योंकि यह ज़्यादा दिन न्यायालय के अंतर्गत न्यायालय के ऊपर प्रेशर न हो सके इसके लिए। और इसमें इसके विपरीत वारंट मामले की बात करते हैं तो वारंट मामले के अंतर्गत जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह जटिल एवं लंबी दुरूह प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं रीट्रायल की, यानी कि पुनः विचारण की। तो पुनः विचारण के बाद पर सम्मन मामले में पुनः विचारण की जो प्रक्रिया है वह नहीं होती है, जबकि वारंट मामले में पुनः विचारण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आदेश। अब आदेश के अंतर्गत हमने आपको अभी चैप्टर 20 और चैप्टर 19 के अंतर्गत बताया है कि सम्मन मामले में क्या की जाती है कि दोष सिद्धि या दोष मुक्ति हो सकती है, जबकि वारंट मामले में दोष सिद्धि और दोष मुक्ति के बजाय एक उन्मोचन भी होता है। अब नेक्स्ट हम लोग विचारण की शुरुआत में बात करते हैं कि सम्मन मामले का विचारण कहां से प्रारंभ होगा और वारंट मामले का विचारण कहां से प्रारंभ होगा। तो सम्मन मामले के अंतर्गत अभियोजन पक्ष के द्वारा न्यायालय के समक्ष और जब पूरी यानी कि वाद बिंदु पर बातें हो जाती है उसके उपरांत मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या किया जाता है, आपको उस मामले का सारांश सुनाया जाता है। जैसे ही सारांश सुनाया जाता है यह मान लिया जाता है कि सम्मन मामले का विचारण प्रारंभ हो गया। इसके विपरीत वारंट मामले में बात करते हैं तो वारंट मामले की विचारण जो होती है वह फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से शुरू होती है, यानी कि चार्ज का जिस वक्त न्यायालय के द्वारा आपके द्वारा किए गए आरोपों के बारे में पढ़कर सुनाता है और आपके विरुद्ध आरोप इंगित करता है
उसी वक्त से वारंट मामले का विचारण क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रतिरक्षा के अवसर का। तो सम्मन मामले के अंतर्गत एक बार अवसर दिया जाता है प्रतिरक्षा का, लेकिन वारंट मामले के अंतर्गत प्रतिरक्षा का अवसर 2 बार दिया जाता है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया जाता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पूर्व, यानी कि चार्ज की विरचना के पूर्व, चार्ज जब बनता है उससे पूर्व आपको क्या दिया जाता है, तो बचाव का अवसर दिया जाता है। और इसके पश्चात आरोप विवेचन के पश्चात भी आपको क्या दिया जाता है, तो बचाव का, प्रतिरक्षा का अवसर दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सम्मन मामले के अंतर्गत क्या आरोप विरचित किया जाता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है। तो यहां पर डिफरेंस में ये भी मोस्ट है कि सम्मन मामले में सारांश सुनाया जाता है, न कि चार्ज बनता है, जबकि वारंट मामले में चार्ज बनाया जाता है। ये आज का हम लोग का सीआरपीसी का सेक्शन 2W और X का जो लेक्चर हुआ वह कंप्लीट है।